नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में हूं प्रत्युष। आज पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर है और यही दिखाता है कि इस वक्त विश्व में भारत का स्थान कितना ऊपर है, कितना अहम है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पुतिन के इस दौरे में कई बड़ी डील पर मुहर लगने की उम्मीद है। अमेरिका से अटके ट्रेड डील के बीच पुतिन का आना बहुत अहम है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया की नजर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर है और यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत यूएस रिश्ते पर कुछ सवाल है। भारत को इस दौरे का कितना लाभ मिलता है, यह बेहद अहम है। तो फिर इसके बाद देश का सवाल है कि रूस से अपने रिश्ते में भारत ट्रंप का कितना ख्याल रखेगा। भारत रूस और करीब आते हैं तो यूरोप से भारत के समीकरण क्या बदल जाएंगे। भारत रूस के और मजबूत सामरिक सहयोग से चीन क्या असहज हो जाएगा। पुतिन का यह भारत दौरा पूरे विश्व पर क्या वाकई में बहुत बड़ा असर डालने वाला है। क्या कहीं ना कहीं एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर भी बनता हुआ दिख रहा है क्या, और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक वोरा सर, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, काफी अनुभवी हैं और ताल ठोक कर अपनी बात कहते हैं बिल्कुल अनोखे अंदाज में। और हमारे साथ हैं आरती टिक्कू जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर, हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और निशांत आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। थोड़ी देर में और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। दीपक वोरा सर, आज पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है इस दौरे पर। भारत पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? बहुत अहम प्रश्न पूछा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शानदार प्रोग्राम में मुझे बुलाया है और आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, कर्नल साहब से और मैडम टिक्कू से और फिर जो हमारे प्रवक्ता हैं। रूस ने हमें क्या दिया है? सस्ते दाम पर हमारी आर्थिक व्यवस्था की मदद किया है, वो है ऑयल। और ट्रंप साहब ने कोशिश की है कि आर्थिक व्यवस्था को भारत की कर दें बॉयल। ये दोनों में फर्क है। हमें बहुत फायदा हो रहा है रूस के साथ जब सस्ता तेल मिला। यूरोप की, मैं तो अर्थशास्त्री हूं, यूरोप की इस साल ग्रोथ जो है वो 2.5-2.6% होगी। मेरा मानना है शायद भारत डबल फिगर्स में चला जाए, 10% तक, जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं। सारी दुनिया की नजरें, खासतौर यूरोप, सर ताकत उनकी खत्म हो गई है, पैसे उनके खत्म हो गए, इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, घमंड नहीं गया है। तो वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों आ रहा है। उनके एम्बेसडर जर्मनी के, फ्रांस के, ब्रिटेन के कोई आर्टिकल लिखते हैं कि नहीं आना चाहिए, चोर है, डाकू। अरे होगा आपके लिए, मेरे लिए तो वो मेरा भाई है। एक चीज आपने नोटिस की है सर, जब वो और पीएम मोदी गले मिलते हैं, दोनों आप मिलेंगे एयरपोर्ट पे जब पीएम साहब जाएंगे, दोनों की हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच की है। एक ही हाइट क्या, ऐसी जप्पी डालते हैं, मजा आ जाता है। तो ये चीजें देखकर सर जो हमारा ट्रस्ट फैक्टर है, आपका और मेरा संबंध जो है, या मैडम टिक्कू का या कर्नल साहब का, इट्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट। दो व्यक्तियों के बीच में और दो देशों के बीच में भरोसा। रूस ने कभी कुछ नहीं किया जिससे मुझे नुकसान हो, मैंने कुछ नहीं किया जो उनको नुकसान। इस झप्पी को सबसे ज्यादा दिलचस्पी से कौन देख रहा होगा? अमेरिका एक है वहां पे मैकडोनल्ड, वो देख रहा होगा सर। मैकडोनल्ड क्या नाम है? मैं अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। टैरिफ बम फोड़ने वाले अमेरिका को इस विजिट से, पुतिन के इस विजिट से क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि और भी गम है जमाने में ट्रंप के सिवा। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे चोट लगाने की कोशिश करोगे, मेरे पास मरहम पट्टी करने वाले बहुत से लोग हैं। ठीक है आरती टिक्कू जी, जो अखबारें हैं अलग अलग कंट्रीज की, वो क्या छाप रही? मैं वॉशिंगटन पोस्ट की बात करता हूं। पीएम मोदी के लिए नाजुक कूटनीतिक चुनौती है, यह वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है। ट्रंप को नाराज किए बिना मॉस्को को भरोसा दिलाना होगा। गार्जियन क्या लिख रहा है? द गार्जियन, भारत और रूस के लिए चुनौतीपूर्ण समय में मुलाकात, ट्रंप से निपटने के लिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत। ऐसी हेडलाइंस है वहां। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत होती है, कुछ भी सिंपल नहीं होता। ये समझना कि हम एक के मित्र हैं, एक के दुश्मन हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने हमेशा कहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में किस दिन क्या हो किसी को नहीं मालूम, और क्या नेगोशिएशंस होती है, क्या रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव होते हैं, किसी को नहीं मालूम। हम बहुत लंबे अरसे तक हमारे रशिया के साथ हिस्टोरिक रिलेशनशिप है और रहे हैं, और इस क्राइसिस में भी जब पूरी दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल कह सकते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है,
उस वक्त भी इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार रखी, रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप संबंध जो है बनाए रखे। यूएस के साथ भी मैं कहूंगी कि रिलेशनशिप तोड़े नहीं है, उस पे भी नेगोशिएशंस चल रही है, उस पे भी डील्स की बात हो रही है। ये समझना कि हम रशिया के कैंप में या यूएस के कैंप में या चाइना के कैंप में, एक्चुअली इंडिया जब मल्टीपोलैरिटी की बात करता है और मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स की बात करता है तो वो यही कहता है कि हमारी रिलेशनशिप यूएस के साथ इंडिपेंडेंट है, रशिया के साथ इंडिपेंडेंट है, चाइना के साथ इंडिपेंडेंट है, और एक फाइन बैलेंस की जरूरत रही है। इनफैक्ट हम लोगों ने इनफैक्ट हमारी जो हिस्ट्री है कि हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट की बात रखी दुनिया में, और जिसको आज मोदी सरकार जो है मल्टीलैटरल अलाइनमेंट कहती है। ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ शब्दावली का अंतर है कि हम जहां पे हमारे इंटरेस्ट होंगे उस हिसाब से चलेंगे। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ मॉस्को को नहीं मालूम है, ये यूएस को भी मालूम है। बैलेंस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले कर्नल मयंक चौबे सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस डिफेंस डील की बार बार बात हो रही है, सुखोई 57, S-500 की बात हो रही है, अपग्रेडेड ब्रह्मोस की बात हो रही है, क्या ये सारी चीजें इस बार के इस बातचीत में आपको लग रहा है कि ये धरातल पर उतरेंगी, आगे बढ़ेंगी उस पर? जरूर प्रत्युष जी, जहां तक मेरा अनुमान है, आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही पॉज का बटन दबाया गया था तो S-400 से बढ़कर S-500 जी, और वो भी जॉइंटली डेवलप करने की बात की गई थी। S-400 तो हमने आयात किया था रूस से, लेकिन इस समय पेशकश करी गई कि S-500 हम जॉइंटली डेवलप करेंगे। ये रशिया की ओर से हमारे पास में ऑफर आया था। तो हम देख रहे हैं कि इस समय रूस जो है वो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको कह रहा है, उसको हम थोड़ा सा और आगे स्वीटन करने की कोशिश करेंगे इस बार विजिट से। तो आप देखते जाएंगे कि सन 60 के दशक से जिस प्रकार से हमारे संबंध जहां तक कि सैन्य शक्ति को लेकर हुए थे वो डेवलप करने शुरू हुए थे। 80 तक कुछ और थे, 80 के बाद में वो डेवलप होते होते 2000 तक कुछ और चले, और साथ में उसके हमने स्पेस में भी उनके साथ में तालमेल किया था। सोयूज T-11 की उड़ान जिसमें कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा गए थे, आपको ध्यान होगा वो फेमस वाक्य उनका कि भारत कैसा दिखता है, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूछा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम आज भी कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसको झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं मोदी साहब और पुतिन साहब। जब आज झप्पी जैसे डाली जाएगी, जैसा कि एम्बेसडर वोरा ने बोला है, तो वो चीज और आगे बढ़ती दिखाई देगी। मैं दीपक वोरा सर आपसे समझना चाहूंगा इस बयान के जरा मायने आप बताइएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से ठीक पहले उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव कहते हैं चीन हमारा खास रणनीतिक साझेदार है, चीन के साथ बहुत ही उच्च स्तर का सहयोग है, यह भारत पर निर्भर करता है कि वो किस हद तक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस बयान के क्या मायने हैं कि क्या वो चीन और रूस अपने क्लब में भारत को शामिल करना चाहते हैं? सर, आपने इस प्रश्न का आधार यह है कि रूस और चीन का कोई क्लब है। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कोई नाराज हो जाए तो क्षमा चाहता हूं, रूस के लोग या रूस की सरकार चीन पर भरोसा नहीं करते। जब सोवियत संघ टूटा था 10 साल तक मिन्नतें करते रहे पश्चिम की, यूरोपियन यूनियन, नेटो में हमको शामिल करिए। मैं जानता हूं, मैं वहीं था, 4 पोस्ट सोवियत देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं, लेकिन उन्होंने धिक्कार दिया, थूक दिया इन पर, भगा दिया इनको। फिर उन्होंने पश्चिम पूर्व की तरफ देखा, चीन बैठा था, ढेर सारा पैसा था, रूस के पास टेक्नोलॉजी थी, तो आपस में फोर्स्ड मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस हो गई। जबकि भारत के साथ लव मैरिज है सर, ये मैरिज 1947 से है चीन के साथ। तो अभी जब से सोवियत संघ टूटा उसके बाद आपको याद होगा कि सोवियत संघ और चीन एक जंग भी लड़ चुके थे 1969 में, वो लोग भूले नहीं है इसको। और रूस के लोग तो कहते हैं क्या बेकार का देश है, चीन आज स्वीकार करते हैं। मेरा मानना यह है सर कि रूस भारत के साथ जो हमारी दोस्ती है उसको नहीं त्याग सकता, और जो उसने कहा है कि कितना आगे बढ़ाना है ये भारत पे निर्भर है। सर, कहते हैं अंग्रेजी में स्काई इज द लिमिट, इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट, जब हम रूस के साथ दोस्ती की बात करते जी। निशांत आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त पूरे वर्ल्ड फोरम में सुपर पावर्स को भारत के पावर की जरूरत है, चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका हो, सबकी मंजिल भारत है। बतौर विपक्ष सरकार को रूस के साथ संबंधों में क्या सलाह होगी? सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी मन की बात देश को बताते हैं और देश की बात मन में रखते हैं।
एक जो हमारा विदेश नीति का ट्रेडिशन है, महत्वपूर्ण स्तंभ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई भी डेलीगेशन आती है तो उससे मिलना चाहिए। जनरली इस सरकार से ये पॉलिसी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, जब भी कोई मीटिंग होती है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, ये ट्रेडिशन हमेशा से रहा है। प्रोटोकॉल ये है कि विदेश से कोई भी डेलीगेशन आए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उससे मिले, लेकिन मोदी सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि वो आवाज उठाने ही नहीं देना चाहते। देखिए, हम सलाह कहां से दे, पक्ष सलाह कहां से दे? जब पहलगांव अटैक हुआ था, ऑल मीटिंग बुलाई गई थी, तो राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर ने कहा था कि हम अपनी सरकार के साथ हैं। तो ये मोदी जी का, भाजपा को इतनी समझ होनी चाहिए कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मिलाए अगर पुतिन या कोई भी डेलीगेशन आती है। देखिए, विदेश से आए डेलीगेशन हमेशा लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलते आए हैं और ये प्रोटोकॉल निभाया जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार बहुत इनसिक्योर है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, यहाँ की बाहर जाते हैं, अगर गांधी जी भी, तो उनको सजेस्ट करा जाता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ना मिला जाए, और ये भाजपा की पॉलिसी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेश के प्रतिमंडल से मिलना। प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, मैं उन्हीं से जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, मतलब इस परंपरा को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि 2012 में नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज, उन्होंने मुलाकात की थी जी। रूसी राष्ट्रपति से 2010 में भी नेता प्रतिपक्ष थे सुषमा स्वराज जी, उन्होंने भी मुलाकात की थी उस वक्त के रूस के राष्ट्रपति से। तो फिर इस बार क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता श्रीमान राहुल गांधी झूठ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलते हैं। श्रीमान राहुल गांधी 9 जून 2024 को भारत में संसद में, लोकसभा में विपक्ष के नेता हुए। तब से अब तक 5 जो है विदेशी, हमारे जो प्रवासी विदेशी राजनयिक आए, उनसे उनकी भेंट हुई है। और वो जो है तिथिवार आप कहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से जो है श्रीमान राहुल गांधी और उनके जो लोग हैं वो झूठ बोलते हैं। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये 10 जून 2024 को, 9 जून को श्रीमान राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने और 10 जून 2024 को शेख हसीना प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के दौरे पर आई, उनसे श्रीमान राहुल गांधी की भेंट हुई थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, ये 21 अगस्त 2024 को भारत के दौरे पर आए, उनकी श्रीमान राहुल गांधी से भेंट हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 16 सितंबर 2025 को भारत दौरे पर आए, उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 8 मार्च 2025 को भारत के दौरे पर आए और उनकी जो है श्रीमान राहुल गांधी से मुलाकात हुई। वियतनाम के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्रधानमंत्री, उनसे भी 1 अगस्त 2024 को श्रीमान राहुल गांधी की मुलाकात हुई। ये विदेश, हमारे यहाँ जो परंपरा की बात की जा रही है, जब भी कोई विदेशी राजनयिक भारत के दौरे पर आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय का यह दायित्व होता है कि वह सत्ताधारी लोगों से बैठक वो तय करती है। लेकिन जो विदेशी राजनयिक आते हैं वो स्वयं तय करते हैं कि विपक्ष में वो किससे मिलना चाहते हैं। अब विपक्ष से मिलने की अगर उनकी इच्छा ना हो तो भारत की सरकार या विदेश मंत्रालय किसी पर दबाव डालकर किसी की मुलाकात कराने का काम नहीं किया करती। ठीक है, तो श्रीमान राहुल गांधी झूठ बोलना बंद कर दे। निशांत आनंद जी, देखिए, अब इन्होंने प्रेम शुक्ला जी ने पूरी अवसर नहीं छोड़ते। सोरोस गिरोह के इशारे पर आप भारत को बदनाम करना बंद कर दें। निशांत जी, देखिए, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व सिर्फ सरकार नहीं करती, विपक्ष भी करता है। फिर भी सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष बाहर से कोई भी प्रतिनिधि आए तो उससे मिले। नेता विपक्ष तो मैंने बाहर से आए डेलीगेट, अभी तो इन्होंने फेरिस्त गिना दी। प्रेम जी बीच में ना बोलिए। 5 तो मैंने भी, लेकिन नरेंद्र मोदी, देखिए बीच में ना बोलिए। देखिए, जो रशिया का पुतिन साहब आ रहे हैं, बीच में इसलिए बोल रहे हैं उसके लिए ना इनवाइट आया है, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूछा गया है। जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि किसी की आवाज बाहर जाए। देखिए, इस आपने इनवाइट नहीं भेजा, जैसे राहुल गांधी जी ने आज कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। फिर वही बकवास जो बोले तो फिर वही कर रहे हैं, रिपीट कर रहा है वो अपना रिपीट किया है। मैंने जो 5 आपको बताया वो गलत है कि नहीं?
देखिए बकवास जो ना करिए, आपने आप बकवास कर रहे हैं आप। देखिए मैं ये ऐसे तथ्यपरक मैंने उत्तर ऐसे दिया। शब्द अपने आप भाजपा अगर इस कार्यालय पे तथ्य को अगर बोलिए। झुठला रहे हैं तो कृपया देखिए, बताइए। ऐसे शब्द अपने भाजपा कार्यालय पे अरे बोलिए, अपने कांग्रेस की अमित शाह और गटर मोदी जी को बोलिए। हिसाब संस्कृति लेकिन मुझे पता है। प्रोटोकॉल है कि विदेश कांग्रेस से की आए गटर छाप भाषा मुझे डेलीगेट पता है। ऑपोजिशन से मिलते हैं और ये हमारे देश की सरकार तय गटर करती है छाप कि जो भाषा राहुल गांधी अगर स्वयं कोई भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बाहर से आता है तो उससे कौन कौन मिलेगा। लेकिन मोदी सरकार की नीति ऐसी है कि वो चाहते ही नहीं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिले। मैंने बहुत लीडर ऑफ स्पष्टता से ऑपोजिशन कहा की एमईए आवाज का बढ़ क्या जाए। दायित्व है। विदेश से आए डेलीगेट्स हमेशा लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलते आए हैं, लेकिन भाजपा सरकार इतनी कमजोर है, किसी भी बिल्कुल मुद्दे ये पे, नहीं- किसी ये भी नियम मुद्दे नहीं पे है। बोलने नहीं देना चाहती, चाहे दिल्ली एयर पोल्यूशन हो, चाहे कांग्रेसी वोट सिर्फ चोरी हो, रोते हैं, चाहे रोना, SIR हो, रो। किसी भी मुद्दे हमेशा पे वो चाहती ही नहीं रो रिपोर्ट रो बोल पाए। रो रो रोते ये रहो, इनकी पॉलिसी रही है। रोते रहो, और ऐसे अनपढ़ लोगों को रोते विदेश रहो, में भेज देते हैं तो ऐसे शब्दों का रोते प्रयोग रहो। करते हैं जिससे वो हमारी विदेश नीति के साथ हमारे रोते रहो, culture को रोते खराब रहो। करती है। देखिए प्रेम शुक्ला जी, तमीज में बात करिए। एक सेकंड, कल्चर और राहुल गांधी। प्लीज 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 शब्द तमीज से आप बात कीजिए। देखिए अपने सब शब्दों का क्या ख्याल क्या रखें। कहते हैं? सभी सम्मानित आप मेहमान हैं। शब्द है ये। मैं दीपक वोरा सर, आप बेहतर बता पाएंगे ये प्रोटोकॉल क्या कहता है, जो बात अभी प्रेम शुक्ला जी ने कही कि ये हम तय नहीं करते। ये जो राजनयिक या राष्ट्र प्रमुख आते हैं उनका डेलीगेशन तय करता है कि वो एलओपी से मिलना चाहते हैं या नहीं। क्या ऐसा है सरकार तय करती प्रोटोकॉल? है। सर मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, प्रोटोकॉल बहुत देर रहा हूं, कई प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट्स हमने हैंडल की है। ये नहीं होता कि लास्ट मिनट पे कुछ डिसाइड होता है, बहुत पहले से बातचीत होने लगती है। आप आ रहे हैं, आप किससे मिलना चाहेंगे, नॉर्मली वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों का क्या प्रोटोकॉल है। हम कहते हैं देखिए नॉर्मली अगर चाहें तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिल सकते हैं, डिपेंड करता है। फिर कुछ हैं जो मिलते हैं, कुछ कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं मिलना चाहते, वो उन पे निर्भर है। हम ये नहीं कह सकते देखो अगर आ रहे हो तो मिलना पड़ेगा इससे। बहुत बार मैंने ये देखा है। और फिर हमारे लीडर भी जब विदेश में जाते हैं, हमने पूछा है कई बार कि हम मिलना चाहते हैं फलाने जो वहां बहुत प्रोमिनेंट ऑपोजिशन वाले हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये मत करिएगा, हमको ठीक नहीं लगेगा। हम खामोश हो जाते हैं क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन जो इसमें होता है सर वो विजिटर का होता है। वो डिसाइड करता है कि मुझे मिलना है कि नहीं, हम दबाव नहीं डालते उसके ऊपर, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो मेरा ख्याल जो हमारे प्रतिनिधि हैं ऑपोजिशन साइड से, सर थोड़ा आप पता कर लीजिएगा विदेश मंत्रालय से, वो आपको समझाएंगे किस प्रकार से हो सकता है कि पुतिन साहब की डेलीगेशन पहले से ये तय हो जाता है, यहाँ के नहीं होता। हो सकता है उन्होंने कहा हो कि उनके पास टाइम नहीं होगा, शेड्यूल बड़ा टाइट है जो है, और कल शाम को वो वापस जा रहे हैं कि फिर कभी मुलाकात होगी। निशान जी ये कुछ करना पोलाइटली हम चाहते हैं। कहें। निशान जी देखिए पहली बात, हम अज्यूम नहीं कर सकते कि उनके पास समय है, वो मिलना नहीं चाहते, उन्होंने बोला कि नहीं बोला। देखिए नेता विपक्ष का बाहर से आए डेलीगेट से मिलना एक परंपरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय इस परंपरा को फॉलो नहीं करना चाहते। मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम मेंशन किया? क्या उन्होंने कहा लिस्ट में नाम रखा? क्या उन्होंने हमें बताया? नहीं बताया। ये ट्रेडिशन का सम्मान नहीं करते। ये हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिले, लेकिन ऐसे जैसे कि मैंने कहा भाजपा और मोदी जी चाहते ही नहीं देश में कोई आवाज उठाए, कोई उनसे सवाल पूछे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्या हमने बीएलओ की जो मौत हुई है उस पर चर्चा करी? क्या वोट चोरी, SIR, दिल्ली एयर पोल्यूशन, बम ब्लास्ट, सिंदूर ऑपरेशन, अब जितनी भी अब मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर अब हम इसी पर नहीं, चर्चा इसी मैं पर हम चर्चा इसका- करते हैं। इनको। देखिए इसका लॉजिक बाकी ये है पर हम कि चर्चा करते रहे सर। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी किसी भी बात को विपक्ष की जवाब नहीं देना चाहती। मुद्दा ये है विपक्ष को ना वो आगे लाना चाहती है, ना मिलवाना चाहती है, ना जवाब देना चाहती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को सम्मान देना पड़ेगा, विपक्ष को इनको सम्मान देना पड़ेगा। दीपक विदेश से आए वोरा डेलीगेट सर कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। निशान जी दीपक वोरा सर कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। सर हमारे ऑपोजिशन के लीडर या ऑपोजिशन के एमपी जब विदेश जाते हैं, हमने कभी रोका है उनको? सर हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देते हैं, जाइए जहां जाना है, जिससे मुलाकात करनी है करिए, हम कोशिश करते हैं। अगर आपके कोई भी पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाते हैं, मुझे उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे मिनिस्टर से मिलना नहीं हो सकता भाई। हम कोशिश करते हैं। सर लेट मी कंप्लीट सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, ये हमारा प्रोटोकॉल नहीं है किसी को इंटरप्ट करना सर, हमारी ट्रेनिंग अलग होती है। जाते हैं, मिलेंगे, जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं मिलेंगे, जो नहीं मिलना चाहते यू कांट फोर्स देम सर। ये होस्ट कंट्री और विजिटर दोनों का अग्रीमेंट होता है। अब ये नहीं मिलना चाहिए, मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ ऐसे, क्योंकि मैं काफी देर से नहीं हूं, लेकिन मेरा जो मानना है, कहना है कि उस गेस्ट लिस्ट में
जो सूची है उसमें लीडर अपोजिशन का नाम ही नहीं रखा गया। क्योंकि उन लोगों ने नहीं मांगा होगा, उन्होंने कह दिया होगा शुरू में जब हमारे बायलैटरल मीटिंग होती है हम डिस्कस, सर ये लास्ट मिनट पे डिसाइड नहीं होता, बहुत महीने पहले इनसे मिल लीजिए उनसे। अब 8 उनके मंत्री आ रहे हैं, कौन कौन से मंत्री हैं जिन सेक्टर्स में हम कोऑपरेशन करना चाहते हैं। सो ये चीजें सर बहुत डेलिकेटली हम डिसाइड करते हैं और इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग निकालना मैं समझता हूं विनम्रता के साथ उचित नहीं है सर। हमारे साथ के सिन्हा सर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर को जवाब दे दूं मैं? ठीक है, ओके। सर, जैसे कि आपने कहा कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश से बाहर जाते हैं तो वो किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन आज सवाल ये है जो डेलीगेशन इंडिया आ रही है रशिया से, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम क्यों नहीं है? दूसरी बात आपने कही कि लिस्ट में पहले से ही नाम चला जाता है, तो सवाल ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो 1 साल से बने हुए हैं उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? तीसरी बात, इस बात का जवाब यह है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई भी डेलीगेशन इंडिया आए तो उससे मिले? मैं के सिन्हा सर का रुख कर रहा हूं। के सिन्हा सर, यह डिफेंस डील की काफी चर्चा हो रही है। अमेरिका चाहता है कि हमसे F-35 खरीदे भारत, रूस चाहता है कि वो सुखोई 57 खरीद ले। तो ये डिसाइड तो हमें करना है ना कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है, किस तरह भारत बढ़ेगा, आपको लग रहा है? जय हिंद प्रत्युष। देखिए, भारत का पूरा हमारी ऑपरेशन जो रिक्वायरमेंट है और इसको पूरे भारत के लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे 2 आयाम हैं जिसके ऊपर हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कि देश के लिए है। वो तो आपको पता है कि हमारा तेजस है और दूसरा हम एमका की तरफ जा रहे हैं। एमका इज़ द फॉर 5th जनरेशन। बात हो रही है 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन तो हम आपको है ही पता, हमारे पास राफेल ले लिया है। अब 5th जनरेशन की बात में यदि 5th जनरेशन आप देखेंगे ना तो केवल 3 ही हैं। एक तो Su-57 है, F-35 है और J-35 है जो चाइना का है। तो इसके बीच में आपको चाइना तो आपको देगा नहीं, अमेरिका और इसका है। देखिए, ये जो आप कंपेयर कीजिएगा ना, एग्जैक्टली हाफ प्राइस है Su-57, रेंज ज्यादा है, उसकी सीलिंग एवरी पैरामीटर्स में यदि वो Su-57 उससे आगे है। डबल सीटर है, वो सिंगल सीटर है। वो देखिए आज आपका F-16 आज ही क्रैश हुआ है वहां पर। तो वो यदि आप मुझसे पूछते हैं तो पूरा का, क्योंकि हमें लेना ही 3 स्क्वाड्रन है, क्योंकि हम ये स्टॉप गैप के लिए कर रहे हैं 2 या 3 स्क्वाड्रन। ये पूरी की पूरी जो ये चर्चाएं कर रहे हैं लोग, या तो 36 या 54, और वो हमारे देश में सोर्स कोड देगा, देश में बनाएगा। Su-30 MKI हम देश में बना रहे हैं। तो आप बताइए, कोई आप अंधे से भी पूछेंगे ना जिसको पूरी सामरिक स्टॉप गैप है, क्योंकि हम तो एमका में जा रहे हैं, उसके बाद हम 6th जनरेशन की बात करेंगे। तो आयाम जुड़ रहे हैं, आपके देश में बना के दे रहा है, ज्वाइंट प्रोडक्शंस हैं। और तो यदि हमें 2 या 3 स्क्वाड्रन लेना है तो इतनी चर्चा तो है ही नहीं। वो अंधा आदमी भी जिसको कुछ ज्ञान नहीं है वो बता देगा किसको क्या लेना चाहिए। आप बता दीजिएगा, आप तो बहुत जानते हैं। नहीं है लीजिए आप जो हमारे ऑपोजिशन से पूछ लीजिए क्या होना चाहिए। आरती टिक्कू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, भारत को रूस, चीन, अमेरिका तीनों की जरूरत है और इसमें से किसी के भी अनदेखी भारत नहीं कर सकता। तो ये जो संतुलन होगा, ये बैलेंस होगा, जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा होगी, वो कैसे होगा? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से इनफैक्ट तीनों कंट्रीज को अप्रोच किया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर यूएस गए, वो साइमल्टेनियसली एससीओ में उन्होंने शी जिनपिंग से और पुतिन से दोनों से मिले, और जिस तरह से अपनी बात रखी है, हर जगह अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि वो अपने आप में ही, मुझे लगता है हम सबको गर्व होना चाहिए कि उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट की बात बार बार कर रहे हैं। बार बार उन्होंने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज जो है कई क्षेत्रों में नहीं कर सकता हूं, जैसे एग्रीकल्चर की बात है। तो वो पूरी जनता को ये समझा रहे हैं कि एक इस टाइम पे जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, एक प्रेशर आ रहा है, सब तरफ से प्रेशर आ रहा है, और इंडिया को जहां पे इकोनॉमिकली अभी खड़ा है, ठीक है हम लोगों ने बहुत प्रगति की है, लेकिन हमें कहीं आगे जाना है। वो 2047 की बात करते हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हमें ये भी मालूम है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कहीं ज्यादा है, हम उन पर डिपेंडेंट है। हमें रूस की जो डिफेंस इंडस्ट्री से इनफैक्ट हम लोग
सबसे बड़े इंपोर्टर थे रशिया के वेपन्स के। सुखोई की बात होती है, S-400 की बात होती है, और ऑयल एंड गैस हमने डिस्काउंटेड प्राइसेस पे लिए हैं। लेकिन हम साथ ही साथ अमेरिका की टेक्नोलॉजी पे भी निर्भर है। हम लोगों का जो पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी जितना भी है वो अमेरिका से है। हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा यूएस में है। तो बहुत सारे जो वेरिएबल्स है हमारे टेबल पे, उन सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात, भारत की बात सामने तीनों के सामने रखी है। और मुझे लगता है कि अगर आप देखें रवैया, आप देखिए कि यूएस ने हमको काफी सारे वेवर्स दिए थे। आपको याद है कि काटसा एक एक्ट जिसके तहत कोई भी देश अगर रशिया से खरीदता सामान तो उस पे सैंक्शंस लगते थे, लेकिन इंडिया को लगातार वो वेवर मिला। अब ऑयल एंड गैस पे टैरिफ लगा है 25% का एडिशनल, वो कैसे हम करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए भी कई सारे रास्ते निकाले, तभी वो एक पूरी टीम जो है यूएस के साथ लगातार कई महीनों के साथ नेगोशिएट कर रही है जी। और बार बार जो यूएस और इंडिया की डील है उसकी भी बात हो रही है। लेकिन साथ ही में अगर आप देखें, मॉस्को ने भी, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अकोमोडेशन दिखाई है। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन वो कह रहे हैं कि हमारा कोई नाता ही नहीं होना चाहिए यूएस के साथ। वो तो इनफैक्ट लगातार ये कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी, अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार रखेगा, और इंडिया का वही हिस्टोरिक रिकॉर्ड रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप प्रेम शुक्ला जी, अमेरिका के टैरिफ बम और अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इस स्टैंड को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ऐसे में जब पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, क्या उस स्टैंड पर भारत बिल्कुल अडिग रहेगा? देखिए, भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी प्रकार का समझौता किसी से भी नहीं कर सकता। भारत अपने ऊर्जा हितों को सुनिश्चित करने के लिए संप्रभु है, तो भारत अपने ऊर्जा हितों को सुनिश्चित करेगा। भारत अपने सामरिक हितों से समझौता नहीं करेगा। वो उस किसी पर जो है, किसी कोई अगर भारत को अपना उपनिवेश समझ रहा हो तो कृपा करके वो अपने दिमाग से अपने भारत की औपनिवेशिक छवि से मुक्त हो जाए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में जो भारत और भारतीयों के हित में होगा, निश्चित तौर पर हम उसी के अनुकूल जो है निर्णय लेंगे। या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा है कि भारत अपने ऊर्जा हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता। जी कर्नल चौबे, क्या सिर्फ डिफेंस डील की तरफ ही सबकी नजर है या फिर एनर्जी सेक्टर, स्पेस सेक्टर? क्योंकि 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं इस समय। प्रत्युष जी, मैं आपकी बात से थोड़ा हटके और डिस्कस करूंगा। जो चीज सबकी नजरों से ओझल हो रही है उस पर कोई डिस्कस करना नहीं चाह रहा है। वो है 2 दिसंबर सन 2025 की तारीख। क्रेमलिन में 5 घंटे मीटिंग होती है स्टीव विटकॉफ की, जैरेड कुशनर की और पुतिन साहब की। स्टीव विटकॉफ जो हैं वो स्पेशल एनवॉय हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, या फिर जो क्या बोला था सर ने, डोनाल्ड डक या मैकडोनाल्ड, हाँ। तो उनके बीच में 5 घंटे मीटिंग होती है। जैरेड कुशनर जो हैं वो हैं दामाद साहब डोनाल्ड ट्रंप के। ये 2 व्यक्ति जाते हैं मीटिंग करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में। अब देखने वाली बात क्या है कि अमेरिका जो है वो नेटो का पार्ट है। नेटो की जो मीटिंग हो रही है उसमें मार्को रूबियो तक नहीं बैठ रहे हैं उसके अंदर। तो इस समय यूएसए जो है वो डायरेक्ट डील कर रहा है यूरोप से आगे बढ़कर रूस के साथ में, और रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। मैं ये मानना चाहूंगा कि इस समय रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ में यूक्रेन रूस वॉर को खत्म करने की बात भी जरूर करेंगे, जो लोग मिस कर रहे हैं इस समय। यह बहुत बड़ा एंगल इस समय उठ के आ रहा है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरा का पूरा बदल रहा है, इसको देखना चाहिए और इस पे भी डिस्कशन होना अनिवार्य है। के सिन्हा सर, ये यूरोपीय देशों की टेंशन है जब से रूसी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अगर आप युद्ध करने को तैयार हैं, अगर युद्ध चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। तो क्या इस टेंशन को भारत खत्म कर सकता है? नहीं। के सिन्हा सर, देखिए भारत, जी हाँ, देखिए प्रत्युष जी, ये भारत को ये इस टेंशन के बीच में पड़ना नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है जी। मेरे पहले अभी मैं सुन रहा था, उसमें पुतिन साहब ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि शायद कोई बचेगा नहीं यूरोप में
जो कि इस चीज को हमारे से नेगोशिएट कर पाए। एक बात यही कही है, वॉर का यदि आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिरोशिमा नागासाकी एंड में खत्म हो चुका था, तब भी वहां बम गिराया एंड द वॉर गॉट ओवर। तो ये कोई ऐसी बचकानी बात नहीं कह गए, वो बात बहुत डीप है। यदि जिस तरह से चीजें हो रही हैं पीस डील के अंदर में, यदि स्पॉइलर है यूरोप और उसके अंदर में अमेरिका, नाटो का हिस्सा है अमेरिका ने 28 पॉइंट बनाया, उसको काट करके 19 पॉइंट बनाया गया। उसमें से उनको काफ़ी मंजूर नहीं है जो 2 दिसंबर के ये जो अभी मिल के आ रहे हैं पुतिन साहब। तो देखिए यूरोप के अंदर में यहाँ पर इंडिया यही कहता है कि ठीक है, वी आर नॉट फॉर होना चाहिए पीस, और उससे बातचीत से होना चाहिए। पीस टॉक इसीलिए हो रही है, इसके अंदर में भड़काने वाला यूरोप है और कोई नहीं है। यूरोप को यह है कि उसको फ्रंटलाइन स्टेट बना करके, सिंपल एंड स्टेट है। देखिए ग्राउंड रियलिटी जो मिलिट्री ऑपरेशंस का, दैट डिसाइड्स द आउटकम ऑफ वॉर। ये नहीं होता कि आप मारते रहे, 4 साल लड़ते रहे और मिलिट्री एम कंप्लीट होने के बाद कह दें कि नहीं हम मिल जाते हैं, आप खत्म कर दो। एवरीथिंग विल गेट ओवर बिकॉज द ग्राउंड की रियलिटी जो है उसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरे दुनिया जानती है। इसका आउटकम वही होगा। इट माइट बी 5 मंथ्स, 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी हो ये। और इसके अंदर में ये कहना कि नहीं भारत उसके बीच में जो समझौता करा देगा, ये चीजें समझौता कराने के लिए यदि मनसा हो तब ना, सामने वाला अमेरिका करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी इज दैट। मैंने दिमित्री पेस्कोव के बयान को, स्टेटमेंट को मैंने कोट किया था। उन्होंने एक बात और कही है कि अभी जो बायलैटरल हमारा ट्रेड है भारत और रूस का, वो 63 अरब डॉलर का है। अब वो कह रहे हैं कि ये हम पर निर्भर करता है दोनों देशों में कि 2030 तक कैसे इसे हम 100 अरब डॉलर तक पहुंचा दें। तो लोग कह रहे हैं ना कि भारत की क्या जरूरत है रूस की। मुझे लगता है कि रूस को इस वक्त सबसे ज्यादा भारत की जरूरत है, खास तौर पर ट्रेड सेक्टर में। आपने बिल्कुल सही कहा है। और जो $100 बिलियन की बात हो रही है, ये एक इंडिकेटिव फिगर है। ये नहीं है कि अगर हम अगले साल पहुंच जाए 99 बिलियन पे, कहेंगे अब 5 साल रुक जाइए क्योंकि हमारा ये लक्ष्य, ये इंडिकेटिव है। जल्दी हो जाए बहुत अच्छी बात है, कुछ देर के बाद हो तो भी ठीक है, उससे ज्यादा हो जाए तो और भी अच्छी बात है। सर, रूस को फार्मास्यूटिकल्स की जरूरत है, रूस को इंडियन मैन पावर की जरूरत है। मैं एक चीज बता देता हूं सर, 11 टाइम जोन्स हैं रशियन फेडरेशन में, और आप रूस के एक कोने ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड जाओगे तो उसको ट्रेवर्स करने में 9 घंटे लगते हैं सुपर फास्ट जेट। भारत के एक ईस्ट से वेस्ट जाने में 3 घंटे से कम लगते हैं। तब आप साइज का अनुमान लगा लीजिए। उसको लेबर की शॉर्टेज है, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, बुढ़े हो रहे हैं। और सुन लीजिए सर, वो किसी भी इस्लामिक देश से मैन पावर नहीं ले रहे हैं, चीन से नहीं ले रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, हम पे भरोसा करते हैं। अब 10 लाख का फिगर बताया जा रहा है, यहाँ 5 लाख का, जो भी हो, वीजा ऑन अराइवल की बात करी जा रही है। हमारे लोग जाएंगे वहां पर, बड़ी खुशी से जाएंगे, जैसे इजराइल जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। तो ये भी आपस में एक संदेश है। मेरा मानना है सर कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जिसको रूस की जरूरत है, उनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, हमारे पास है। एग्रीकल्चर के कुछ सेक्टर्स हैं, दवाइयों का तो खैर आप जानते ही हैं, इनको अगर हम बढ़ा दें, हमारी ट्रेड बैलेंस हो सकती है और दौड़ेगी आगे सर। सिर्फ बढ़े तेल और डिफेंस के आगे भी बहुत सी चीजें हैं। निशान जी, आपकी सरकार के समय भी रूस और भारत के साथ हमारे लंबे संबंध रहे अमेरिका के साथ। अब जब आप विपक्ष में हैं, तो मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, बतौर विपक्ष, इस वक्त की जो डिप्लोमेसी है, जो विदेश नीति है, उसमें आप क्या सलाह देंगे ऐसे वक्त में जब एक टैरिफ का बड़ा लोड है, अमेरिका सब पर टैरिफ लोड डाल रहा है? देखिए, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो विदेश नीति में चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, सबके साथ एक रिश्ता था, एक दोस्ती थी, एक रिस्पेक्ट थी। लेकिन पिछले 11 सालों में भी हम बात करते हैं, जो मोदी जी के दोस्त थे, जिसको मोदी जी कहते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, देखिए चाहे उसके सिंदूर ऑपरेशन को 60 बार बताना हो, एक हरासमेंट करना हो मोदी जी इंडिया की, चाहे ट्रेड टैक्स हो, चाहे IMF का लोन पास कराना हो जब अब लड़ाई चल रही हो, चाहे किसानों को फ्लाइट में बिठा के वापसी वीडियो में भेजना हो, तो देखिए पूरे देश ने इस पहलगांव के अटैक के बाद सिंदूर ऑपरेशन में देखा कि विदेश नीति भारत की कितनी कमजोर है मोदी जी की सरकार के अंदर। तो बहुत जरूरी है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पुतिन आ रहे हैं, मोदी जी विदेश नीति को संभालें और इज्जत बचाएं भारत की। देखिए, आपको याद होगा, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब वॉर हुई थी तो इंदिरा गांधी जी ने जब वहां से यूएस से आई थी तो उसको रोका था, उनको बताया था कि हम अपना जो हमारा काम है हम करेंगे, डरे नहीं थे, झुके नहीं थे। लेकिन मोदी जी ने अमेरिका के साथ
जो देश का जो पूरा शक्तिशाली देश है उसको किस तरीके से एक रिश्ता खराब हुआ है ये पूरे देश ने देखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब रशिया के साथ रिश्ता और मजबूत हो और आगे बढ़े। जो डिफेंस में S-400 है, S-500 है, ब्रह्मोस है, जो ये सब चीजें जो डील होनी चाहिए ये हो और देश को पता भी लगे कि क्या हुआ जब पुतिन साहब आए तो क्या डिस्कशन हुई, क्या हुआ, ये देश को पता भी लगना चाहिए। क्योंकि आज तक हमें नहीं पता लगा कि मोदी जी ने 170 यात्राएं करी विदेश में, लेकिन 170 काम न देश को दिखे न उन्होंने बताया। प्रेम शुक्ला जी, विदेश नीति पर इन्होंने सवाल किया है जी। देखिए, जो आदतन झूठ बोलने की जिसको अभ्यास हो उसकी किसी भी बात को गंभीरता से लेना जो है वह ठीक नहीं होता है। हम लोगों के इस पैनल में पूर्व राजनयिक आदरणीय दीपक वोहरा जी मौजूद है, जिनको राजनयिक का विशेष तौर पर ज्ञान है और निष्पक्ष व्यक्ति हैं। हमको उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस के युवराज और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठी है, वो लगातार झूठ बोलती रहती है। भारत का जो भारत जो है समझना नहीं चाहते, देखिए चिचियाने लगे किसकी सुने झूठे की सोरोस के सुपारी लेकर काम करने वाले किसकी बात करी थी कि किसकी बात सुने? चीन से चंदा खाकर बात करने वाले मोदी किसकी बात सुने? चीन से चंदा करने वाले। अब देखिए, सुन लीजिए इनकी, चीन से चंदा खाने वाले की, हाँ किसकी सुने? चीन के चंदे पर पलने वाले की, सोरोस से सुपारी लेने वाले की, किसकी सुने? जिसकी सुननी चाहिए जवाब दे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र के बीच में लगातार बोल ही रहते हैं आप, और क्या जवाब देना चाह रहे हैं? बीच में लगातार बोल रहे थे। कोई काम कोई गंभीरतापूर्ण बात की जाए, ये कोई जो है, ये कोई जनपद का जो है वो कावा खाना नहीं है जी। ये नीचे दिखाना जनपद का कोई जो है चंडू खाना नहीं है। उस चंडू खाने में जो मन में आए बोलते जाए। चंडू खाना, ये जनपद के चंडू खाने की बातों से मुक्त हो जाइए मित्र। देखिए, आपकी देश में सरकार चंडू खाने से मुक्त हो जाइए। चंडू खाने की चर्चा से मुक्त हो जाइए। अपनी उम्र का तकाजा करिए, अपनी उम्र का तकाजा करिए। निशांत जी ने यहाँ पर विदेश नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस वक्त की जो विदेश नीति बेशर्मी आप दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो डिफेंस की बात हो रही है, चाहे वो S-500 की हो, सुखोई 57 की हो, S-400 की हो, अतिरिक्त S-400 हमें चाहिए, अपग्रेडेड ब्रह्मोस हमें चाहिए, ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। इससे वो भी सहमत है। आपने भी जिक्र किया है कितनी बार प्रधानमंत्री ने विदेश के दौरे किए हैं, इनका मतलब क्या होता है? क्यों जाते हैं सर? ये तो आप खुद जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं सर। जाते हैं हमारे संबंध मजबूत करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इन रियलिटी नहीं है लेकिन कहा जाता है ग्लोबल साउथ, 125 देश उसके सदस्य हैं। वो सब कहते हैं कि वी लुक टू इंडिया। एक चीज आपको और बता देता हूं सर, इस समय 2 जंग चल रहे हैं, सारी दुनिया की नजरें उन पे हैं। एक है इजराइल का, हमास का। हमने बात की है इजराइल के साथ, आपके प्रधानमंत्री ने, हमने बात की है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से कि भाई इसका समाधान ढूंढिए, अगर हम हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे। दूसरी तरफ है यूक्रेन और रूस। सर, कौन गए थे यूक्रेन, कौन गए थे रूस उनसे कहने कि भाई इस जंग को बंद करिए, ये जंग का जमाना? हम गए थे सर। और मैं आपको और कुछ बता देता हूं, जब हमसे कहा गया कि आप जाके पुतिन साहब से बात करिए, एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू सर, इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, हमने उनसे पूछा कि आप यूरोप के लोग क्यों नहीं जाके बात करते? कहते हमने तो उनको गाली दी थी। तो हमने को फिर आके डिप्लोमेसी हमसे सीखे ना, गाली गलौज में हम लोग विश्वास नहीं करते। वो हमारी बात सुनते हैं बिकॉज वी आर न्यूट्रल सर, हम लोग ऑल अलाइंड हैं। तो मेरा मानना है सर कि इस समय हमारी जो डिप्लोमेसी है, नॉट बिकॉज डॉक्टर एस जयशंकर हमारे मंत्री मेरी सर्विस से हैं, मैं इतना ही कहूंगा सर, मुझे 52 साल कूटनीति में हो गए, मैंने इतनी शक्तिशाली फॉरेन पॉलिसी भारत की पहले कभी नहीं देखी। अच्छा सर, आपको याद होगा सितंबर में एससीओ समिट के दौरान शंघाई में लिमोजिन गाड़ी में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर थी। वो तस्वीरें भी हमारे पास हैं, वो काफी वायरल हुई थी। और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये हमारा आइडिया था, ये मतलब उनका आइडिया था कि हम दोनों एक साथ चलते हैं। अनौपचारिक हमारी बातचीत हुई। कोई ऐसा जेस्चर आपको लग रहा है कि कुछ नजर आएगा? वो क्या कहते हैं, जो मैं कहता हूं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो नहीं कहता हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात की और चर्चा हो रही है कि क्या भारत ये स्टैंड बिल्कुल साफ कर रहा है, कर्नल चौबे सर, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो थोपे गए, देखिए वो तस्वीर जिस लिमोजिन की मैं बात कर रहा था, काफी वायरल हुई थी ये तस्वीर, जिसमें पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों साथ ये बैठे हुए। एससीओ समिट के दौरान की ये तस्वीर है।
सिर्फ दोनों जी हाँ। के राष्ट्रों के प्रमुख यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे बीच में काफी देर तक अनौपचारिक बहुत सारे यहाँ पर बातें हुई। ये आइडिया इन्हीं का था, पुतिन का ही आइडिया था। मैं बात कर रहा था कि पश्चिम से थोपे गए या तो हमारे साथ या तो हमारे खिलाफ। तो इस पर स्टैंड भारत का जो अभी है और रूस के राष्ट्रपति का आना मिलना, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? प्रत्युष जी, मैं ये कहूंगा कि जो विदेश नीति जिस स्ट्रेंथ पर आज है, मैंने आज तक अपने जीवन काल में नहीं देखी। इंडिया जो एसर्ट कर रहा है इस समय, और मैं दाद देना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। मेरी भी करिए, मेरी भी करिए। जी जी, आपकी तारीफ है सर, आपने नींव रखी है उस मिनिस्ट्री की, ऐसी बात नहीं है। तो इस समय जो हमारी कूटनीतिक हरकत हो रही है, और मैंने खुद बड़ा गहराई से इस चीज को ऑब्जर्व किया है, ये किसी को कोई मुकाबला नहीं है। और मैंने बहुत देशों के राजनयिकों से बात की है, जो भारत देश की कूटनीति है उसका कोई सानी नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है, एक साल में हम 30 से 33 ओटीज को ही लेते हैं। उसके बावजूद जिस स्ट्रेंथ पे हम चल रहे हैं, मैं तो कहूंगा ग्रैंड सैल्यूट टू दी फॉरेन मिनिस्ट्री। आरती टिक्कू जी, चीन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि चीन और रूस की अच्छी जुगलबंदी है और चीन पर निर्भरता बहुत ज्यादा है रूस की। क्या चीन चाहेगा कि उसकी निर्भरता रूस की कम हो जाए चीन पर, और भारत के साथ एक अलग रणनीतिक साझेदारी में आगे बढ़ जाए चीन से कहीं ज्यादा? देखिए, चीन पे हम निर्भर है, लेकिन हमें यह भी मालूम ज्यादा है रूस नहीं, वो भी रूस भी होगा, ये चाइना, रशिया, इंडिया का मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जी, कि हम चीन पे निर्भर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं, सारे देश को मालूम है कि चीन के साथ हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। हम चाइना को एक एक्सपेंशनिस्ट फोर्स मानते हैं, हम मानते हैं कि वो इंपीरियलिस्टिक पावर पूरे एशिया के बनना चाहते हैं। और हमने हमेशा से यही, हमारी जो रूस के साथ जो रिलेशनशिप है उसका आधार यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि चाइना एक बुली की तरह यहाँ डोमिनेंट इतना हो जाए कि वो पूरे एशिया को बुली करे। इसलिए रशिया का स्ट्रेंथन होना भी ज़रूरी है, और हमने यही हमेशा कामना की है कि रशिया स्ट्रांग बने और इतना ज़्यादा निर्भर ना हो चाइना पे कि ये जो सारा डायनेमिक है पूरे एशिया का वो खराब हो जाए। वो बैलेंस ऑफ पावर में रशिया का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो आउटरीच है, जिस तरह से पुतिन को के साथ आपने वो जो पिक्चर अभी दिखाई, जिस तरह से बैठे या अभी जिस तरह से रिसेप्शन दिया जा रहा है, वो उसी की सिग्नलिंग है, वही मैसेज है कि हम नहीं चाहते हैं कि वो जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का जो हमने दृश्य देखा पिछले 35 साल में, एशिया में भी एक यूनिपोलैरिटी सी हो जाए कि यहाँ पे चाइना ही सबसे डोमिनेटिंग पावर हो। और मुझे लगता है कि वहां उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फाइन बैलेंस, एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं। ठीक है, दीपक वोरा सर, आपको बतौर फॉरेन एक्सपर्ट तो कई बार लोगों ने देखा और सुना भी है, लेकिन दर्शकों को बता दें, कल जी न्यूज पर वोरा जी यानी कि वोरा सर एक अलग भूमिका में होंगे। आपको दिखाते हैं एक छोटी सी उसकी झलक। नमस्कार, मेरा नाम दीपक वोरा है, मैं भारत का राजदूत हूं और 52 साल से मैं कूटनीति में हूं। मैं कूटनीति को अच्छी तरह से समझता हूं और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं। और अब मैं आ रहा हूं एक नए रूप में जी न्यूज पर एज एन एंकर। व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, क्या क्या होगा मिनट टू मिनट मैं आपको समझाऊंगा। दोब्रो पज़ालोवाती इंडियो, वेलकम टू इंडिया व्लादिमीर पुतिन। तो कल दीपक वोरा सर, शर्म आ रही है मुझे। आप यहाँ होंगे, मेरी जगह पर आप होंगे सर। कल आप एंकरिंग करेंगे। जगह कोई नहीं ले सकता। अब आप कल एंकरिंग करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि पुतिन सामने होंगे, अगर आपके सामने पुतिन आते हैं, पहला सवाल बतौर एंकर दीपक वोरा सर का क्या होगा? पुतिन साहब से पहली तो चीज मैं ये कहूंगा, या वास लिवलियो व्लादिमीर, आई लव यू व्लादिमीर। उसके बाद जो वो जवाब देना चाहे वो देंगे। मैंने उनको बाय द वे ये कहा था, पहली बार उनसे आर्मीनिया में मिला था, उन्होंने मुझे जफ्फी डाली और फिर बोले स्पासिबा बालशोई, थैंक यू वेरी मच। तो मुस्कुराते बड़ी आसानी से। मैं उनसे यही पूछूंगा, आप भारत क्यों आए हैं, वो जवाब देंगे सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।